केरल के कन्नूर जिले की है। ये बात 2025 की है। कन्नूर जिले में कल्याण नाम का इलाका है। इसी इलाके के अंजमपुर विट्टिल में रक्षिता का परिवार रहता था। 22 साल की रक्षिता, जिसे लोग दर्शिता के नाम से भी जानते थे। परिवार की मर्जी से उसकी शादी एपी सुभाष से हुई थी और अब उसकी शादी को लगभग 3-4 साल हो गए थे। रक्षिता की शादीशुदा जिंदगी में उसकी 2 साल की बेटी भी थी, जो उसके लिए बहुत खास थी। सुभाष एक मेहनती और साधारण परिवार से था। शादी के कुछ समय बाद ही उसने अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के लिए दुबई जाकर बस ड्राइवर की नौकरी करने का फैसला किया। उसकी कमाई से घर का गुजारा चल रहा था। सुभाष विदेश में होने की वजह से ज्यादातर समय अपनी पत्नी और परिवार से दूर ही रहता था और साल में कभी कभार ही घर आता था। इसी बीच रक्षिता का मेलजोल अपने ही रिश्तेदार सिद्धराजू से बढ़ने लगा। सिद्धराजू उम्र में रक्षिता से थोड़ा बड़ा था और दोनों के परिवार पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। सिद्धराजू और रक्षिता बाहर भी मिलते जुलते थे। यह रिश्ता नया नहीं था, बल्कि लगभग 7 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन घरवालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उसकी शादी सुभाष से कर दी गई और वह केरल चली गई। इसके बावजूद केरल जाने के बाद भी वे फोन पर बातचीत करते रहे और उन्होंने 23 अगस्त का मिलने का प्लान बनाया। दर्शिता 22 अगस्त की सुबह यह कहकर घर से निकली थी कि वह कर्नाटक के हुंसुर के पास अपने मायके जा रही है। रक्षिता ने ससुराल से मायके जाने के लिए रास्ता लिया। मैसूर से लगभग 55 किलोमीटर दूर बेलूर नाम की जगह है। वहीं बेलूर में SJRS लॉज स्थित है। 23 अगस्त 2025 को रक्षिता और सिद्धराजू इसी लॉज में पहुंचे। लॉज में रजिस्टर में उन्होंने खुद को पति पत्नी लिखवाया और अपना ID कार्ड जमा कराकर रूम नंबर 116 में चले गए। करीब 1 घंटे बाद सिद्धराजू कमरे से बाहर आया और खाना लेने के लिए लॉज से बाहर गया। वह रक्षिता को लॉज में ही छोड़कर गया और लगभग 45 मिनट बाद खाना लेकर वापस अपने रूम नंबर 116 में लौट आया। खाना खरीद कर लौटे सिद्धराजू ने थोड़ी देर बाद वापस लॉज के काउंटर पर जाकर कहा कि कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा है। लॉज के स्टाफ ने मास्टर की को लेकर रूम नंबर 116 पर पहुंचकर दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला गया, कमरे का दृश्य सामने आते ही सभी हक्का बक्का रह गए। बेड पर रक्षिता की लाश पड़ी थी। उसका शरीर बाकी हिस्सों में सामान्य था, लेकिन चेहरा पूरी तरह गायब था। ऐसा लगता था जैसे चेहरे पर कोई विस्फोट हुआ हो। गर्दन पर थोड़ी बहुत चोटें भी थीं। कमरे का दृश्य भी बेहद भयावह था। फर्श पर खून बिखरा हुआ था और बेड और दीवारों पर भी खून के निशान थे। पास में उसका मोबाइल पड़ा था। मैनेजर ने पूरे कमरे का हाल देखा और समझ गया कि यह कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि हत्या हो सकती है। उसने तुरंत पुलिस को बुलाने का फैसला किया। सिद्धराजू लगातार जिद करता रहा कि वह रक्षिता को अस्पताल ले जाना चाहता है, यह कहते हुए कि शायद मोबाइल चार्जिंग पर था और ब्लास्ट उससे हुआ होगा। लॉज का मैनेजर और स्टाफ लगातार उसे रोकते रहे और कहते रहे कि पुलिस का इंतजार करें। थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही पुलिस ने लाश देखी, उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे इससे पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं देख चुके थे। रक्षिता का सिर्फ चेहरा गायब था, एक तरह से खालीपन जैसा। चेहरे का सामने का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह गायब था। कमरे में हर जगह खून के छींटे थे, दीवारों पर, फर्श पर, बेड पर। ऐसा लग रहा था कि चेहरे के कई टुकड़े बिखर कर उड़ गए थे। पुलिस भी इस दृश्य को देखकर हैरान थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मामला हादसा है या हत्या। इसी बीच सिद्धराजू लगातार रोते हुए कह रहा था कि वे पति पत्नी हैं, उसका नाम दर्शिता है और वे बेदादुरा गांव से आए हैं। उसने यह भी बताया कि वे वहां एक मंदिर में दर्शन करने आए थे। पुलिस उसकी बातें सुनती रही और लाश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इतने में फोरेंसिक टीम को सूचना दे दी गई। टीम घटनास्थल पर आई, सारी चीजें देखीं और फिर सिद्धराजू से फिर से बयान लिया गया। सिद्धराजू फिर कहता रहा कि उसकी पत्नी अक्सर मोबाइल चार्जिंग पर रखते हुए फोन पर बात करती थी। मोबाइल गर्म हो जाता था और हो सकता है कि इससे ही ब्लास्ट हुआ हो, क्योंकि मोबाइल कान के पास होता था। ऐसे कई मामले होते हैं जिनमें चेहरे को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। पुलिस ने शुरुआत में इसे पूरी तरह खारिज नहीं किया, लेकिन फोरेंसिक टीम की नजर कमरे में रखी कुछ अजीब चीजों पर पड़ी। फर्श पर लगभग 2 मीटर लंबा बिजली का तार पड़ा हुआ था। इसके अलावा वहां जिलेटिन के कुछ अंश भी मिले, जो विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होते हैं। फोरेंसिक टीम सब चीजों का निरीक्षण कर यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या ब्लास्ट हुआ या नहीं, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मौत धमाके से हुई तो शरीर के बाकी हिस्सों पर कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ और सिर्फ चेहरा क्यों गायब हुआ। तफ्तीश के बाद शक का दायरा सीधे सिद्धराजू पर गया, क्योंकि कमरे में कोई और मौजूद नहीं था। उसकी कहानी पुलिस को गले नहीं उतर रही थी कि यह मोबाइल के फटने से हुआ। फोरेंसिक टीम ने बारीकी से एक एक चीज का निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस ने सिद्धराजू से सख्ती से पूछताछ शुरू की। आखिरकार सिद्धराजू ने सच बताना शुरू किया। उसने कहा कि असल में दर्शिता उसकी पत्नी नहीं थी। उन्होंने कभी शादी नहीं की थी। दर्शिता पहले से ही शादीशुदा थी और उसका एक बच्चा भी था। सिद्धराजू ने बताया कि उनका प्यार शादी से बहुत पहले शुरू हुआ था और वे शादी करना चाहते थे, लेकिन दर्शिता के परिवार वालों ने इसकी अनुमति नहीं दी।
शादी होने के बाद दर्शिता केरल चली गई। फिर भी उनके बीच फोन पर बातचीत होती रहती थी। सिद्धराजू और रक्षिता के बीच कई साल से मतभेद चल रहे थे। रक्षिता ने सिद्धराजू को 80,000 रुपए उधार दिए थे और पैसे वापस मांग रही थी। इसके अलावा वह अपने पति के पास दुबई जाने की योजना बना रही थी, जबकि सिद्धराजू उससे शादी करना चाहता था। सिद्धराजू लगातार उसे मनाने की कोशिश करता रहा। सिद्धराजू बेट्टाडपुरा की एक हार्डवेयर दुकान में काम करता था और खदानों में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटकों का अनुभव रखता था। उसने पुराने मोबाइल चार्जर की वायरिंग का इस्तेमाल कर एक डिवाइस बनाई और सही मौके की तलाश करता रहा। आखिरकार 23 अगस्त को उसने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। उसने रक्षिता को मंदिर दर्शन के बहाने बाहर जाने के लिए कहा और रास्ते भर उसे शादी के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन रक्षिता अपनी जिद पर अड़ी रही। सिद्धराजू ने रक्षिता को पीटकर बेहोश किया और उसके हाथ पीठ के पीछे रस्सी से बांध दिए। फिर उसने उसके मुंह में इलेक्ट्रिक डेटोनेटर रखा और बिजली का झटका दिया। स्विच ऑन करने के बाद वह कमरे के एक तरफ खड़ा हो गया। विस्फोट के दौरान उसके शरीर और कपड़ों पर खून के छींटे पड़े। इसके बाद उसने अपनी कमीज बदलकर खून धोया और खाना लेने के बहाने बाहर चला गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने मोबाइल चार्जर में विस्फोट करके रक्षिता की जान लेने की कोशिश की। होटल के कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के फटने की आवाज नहीं सुनी, लेकिन उन्होंने सिद्धराजू के व्यवहार पर शक जताया। इसी कारण पुलिस को तुरंत सूचित किया गया। सिद्धराजू ने यह प्लान बहुत सोच समझकर बनाया था, ताकि कोई उसे पकड़ न पाए और सब कुछ उसके हिसाब से हो। लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर और फॉरेंसिक टीम की मदद से चीजों को बड़े ध्यान से देखा। सिद्धराजू की योजना जितनी अच्छी थी, पुलिस और फॉरेंसिक टीम की बारीकी ने उसे पकड़ने में मदद की। आखिरकार सच्चाई सामने आई और सिद्धराजू पर हत्या का मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया। हत्या की घटना से एक दिन पहले रक्षिता के ससुराल में चोरी का मामला सामने आया था। उसके सास ससुर ने बताया कि घर से सोने के आभूषण और नकद गायब हो गए थे। कुल मिलाकर लगभग 4 लाख रुपए और 30 तोला सोना लापता था। रक्षिता ने सुबह यह कहते हुए घर छोड़ा कि वह अपने मायके जा रही है। उसी दिन शाम को चोरी का पता चला। इस बात ने पुलिस को शक करने पर मजबूर किया कि चोरी और हत्या के बीच कोई संबंध हो सकता है। रक्षिता पर सिर्फ शक था कि शायद उसने चोरी की थी। चोरी का मामला सामने आने के एक दिन बाद रक्षिता की लाश लॉज में पाई गई। अभी पुलिस की जांच जारी है और इरिट्टी के डीएसपी के धनंजय बाबू और करिकोटाकरी के पुलिस आयुक्त के जे विनय के नेतृत्व में एक टीम मामले की जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि सिद्धराजू उस घटना में भी शामिल था। केरल पुलिस इस मामले में उसे हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि अव्यवस्थित रिश्ते और जिद पैसे या लालच जैसी चीजें इंसान को खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर सकती हैं।